अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 अक्टूबर 2005 सुबह 8:50 पर पाकिस्तान में एक खौफनाक ज़लज़ला जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 रिकॉर्ड की जाती है और इसकी गहराई सतह ज़मीन से 26 किलोमीटर बताएगी। यह वो वक्त था जब बच्चे अपने अपने स्कूल जा चुके थे और क्लासरूम में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। पेशा लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे और जो लोग घरों में थे रोज़ा रख कर अल्लाह की इबादत करके सो रहे थे कि अचानक एक क़यामत टूटती है और एक ज़ोरदार ज़लज़ला आता है जिससे स्कूल मलबे का ढेर बन जाते हैं, दफातर, दुकानें और घर ज़मीन बोस हो जाते हैं, सड़कें टूट फूट जाती हैं और टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम दरम बरम हो जाता है। फ़ज़ा में एक सन्नाटा सा छा जाता है, सदाएं कलमा तैयबा की और अल्लाह अकबर की लगती हैं। दोस्तों, ये तसव्वुर करना भी कितना मुश्किल लग रहा है कि किस तरह का वक्त आन लगा था। रमज़ान करीम का महीना था, लोग रोज़े की हालत में थे, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी, बारिश और ओले बरस कर पड़ रहे थे। आफ्टर शॉक का सिलसिला थम नहीं रहा था। लोगों के अजीज उनकी आंखों के सामने मंडे तले दबे थे। चीखों पुकार का एक आलम था और इंसान बेबस दिखाई दे रहा था। इस ज़लज़ले को कश्मीर अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है, जिसमें तकरीबन 1 लाख से ज़ायद लोगों की मौत वाक़या हुई और 19,000 बच्चे भी शामिल थे। 1,38,000 लोग जख्मी हुए और 5 लाख के करीब फैमिलीज मुतासिर हुई। 35 लाख लोग बेघर हुए। इस ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और भारत में भी महसूस किए गए। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद था, जिसमें 70% तक कैजुअल्टीज देखने में आई। इसके अलावा बाफ, पूंछ, रावलाकोट, बालाकोट, मानसेरा, एबटाबाद और इस्लामाबाद मरकज़ा टावर्स में ज़लज़ले से मचने वाली तबाही देखने में आई। इस तरह के बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले ज़लज़ले दुनिया भर में आते रहे हैं। 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया में 9.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ, जिसमें 2,87,898 कैजुअल्टीज देखने में आई। इसी तरह 12 जनवरी 2010 को हेटाई में, 12 मई 2008 को चाइना, 6 फरवरी 2023 को तुर्की और शाम, 26 दिसंबर 2003 को ईरान, 26 जनवरी 2001 को इंडिया और 11 मार्च 2011 को जापान में बड़े पैमाने पर तबाही मचाने वाले ज़लज़ले रोनमा हुए। दोस्तों, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये ज़लज़ले क्यों कराते हैं? इन ज़लज़लों से होने वाले भारी जानी और माली नुकसान को हम किस तरह कम कर सकते हैं? सबसे ज्यादा ज़लज़ले जापान में आते हैं। जापान ऐसी कौन सी हिकमत अमली बनाता है और ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है कि वो इन ज़लज़लों से होने वाले भारी जानी और माली नुकसान से बच पाता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ज़लज़ला आना एक कुदरती अमल है। साइंस की रोशनी में हम देखें तो ज़मीन के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन की साख को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है: क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर हम रहते हैं इसको क्रस्ट कहा जाता है। ज़मीन के इस हिस्से पर मिट्टी, पानी, पहाड़, समुंदर और इसमें पाई जाने वाली बहुत सी मादनियात कोयले से हीरे तक शामिल है। इस हिस्से की एवरेज मोटाई 15 से 20 किलोमीटर तक है, जो कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में कम या ज्यादा हो सकती है। ज़मीन का क्रस्ट बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका है, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। मेंटल, ज़मीन का ये हिस्सा वस्ती खोल कहलाता है और 84% हिस्सा इसी तह पर मुश्तमिल है। इस तह की गहराई 2,900 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस हिस्से का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3,700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। यहाँ पर रॉक्स मेल्टेड फॉर्म में मौजूद होती है। यहाँ पर जो मैग्मा मौजूद होता है वो आउटर कोर और इनर कोर में जबरदस्त टेम्परेचर और तब्दीली के बायस मूव करता रहता है, जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव करने का सबब बनती है। आउटर कोर, जमीन के इस हिस्से की गहराई 2,900 किलोमीटर से लेकर 5,100 किलोमीटर तक बताई जाती है। यहाँ पर दर्जा हरारत 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये लिक्विड पर मुश्तमिल होता है। निकल और आयरन की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है। इनर कोर, ये जमीन का मरकजी हिस्सा कहलाता है, जिसकी गहराई तकरीबन 5,100 किलोमीटर से लेकर 6,371 किलोमीटर तक है। यह हिस्सा ठोस होता है और इसका दर्जा हरारत सूरज की सतह के बराबर होता है। जमीन का क्रस्ट मुख्तलिफ हिस्सों में टूट चुका है, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इस मैप को देखें, इसमें 7 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट को जाहिर किया गया है: पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, यूरो एशियन, अफ्रीकन, अंटार्कटिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन और साउथ अमेरिकन। दुनिया में जब भी कहीं भी ज़लज़ला आता है,
इन टेक्टोनिक प्लेट्स की इंटरेक्शंस की वजह से आता है। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह बनती है मेंटल में मौजूद मैग्मा, जिसमें जमीन के अंदर की सख्त गर्मी और प्रेशर की वजह से कन्वेक्शन करंट पैदा होता है और मैग्मा फ्लो करता रहता है। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं तो एक प्लेट बाउंड्री बनती है। इन प्लेट बाउंड्रीज की 3 बड़ी इकसाम है। डाइवर्जेंट, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से जुदा होती है। कन्वर्जेंट, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। ट्रांसफॉर्म, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं। इन तीनों ही सूरतों में एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी वेव्स पैदा होती है जो कि जमीन के क्रस्ट पर ट्रेवल करती और हमें शॉक्स की सूरत में महसूस होती है। दुनिया में मौजूद बड़ी बड़ी तब्दीलियां अगरचे के जिनको होने में हजारों साल लग जाते हैं, जैसा कि बड़े बड़े पहाड़, समुद्र में घेरी खाइयां और बरियाज़मों का बनना, इन सब की वजह बताई जाती है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। 2005 में इथियोपिया में 60 किलोमीटर के फासले तक एक खुला शगाफ नमूदार हुआ है और ये उस वक्त से फैल रहा है। साइंसदानों का कहना है कि अफ्रीका में एक नए समुद्र की पैदाइश हो रही है जो कि अफ्रीका को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगा। जापान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें ज़लज़लों की औसतन रेशो सबसे ज्यादा है और इसकी वजह बताई जाती है इसकी लोकेशन। दुनिया की 4 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स नॉर्थ अमेरिकन, पैसिफिक, यूरो एशियन और फिलीपीन सी प्लेट जापान से गुजरती है। जापान में जब भी कोई नई बिल्डिंग तामीर होती है तो इन 3 स्टैंडर्ड्स को पास करना बहुत जरूरी है। साइस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, किसी भी इमारत की मजबूती का इन्हिसार इसके मेन फ्रेम स्ट्रक्चर पर होता है, यानी कि इस इमारत के कॉलम, बीम और दीवारें होती हैं। ये स्टैंडर्ड इस बात को यकीनी बनाता है कि इमारत का मेन स्ट्रक्चर कितना थिक और थिन होना चाहिए कि वो ज़लज़लों से आने वाले झटकों को अब आसानी बर्दाश्त कर सकते। साइस्मिक डैम्पिंग स्ट्रक्चर, ये स्टैंडर्ड ज्यादातर ऊंची बिल्डिंग की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस स्टैंडर्ड के तहत इमारत में रबड़ के मैट्स नस्ब किए जाते हैं जो कि ज़लज़ले की तवानाई को जज़्ब करने से है और बहुत कम तवानाई मेन फ्रेम तक पहुंच पाती है। इस तरह वो बिल्डिंग ज़लज़ले से होने वाले भारी नुकसान से बच जाती है। आमतौर पर इन डैम्पर्स को बड़े बड़े ज़लज़ले आने के बाद भी तब्दील करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि अगर कोई डैम्पर खराब हो जाए उसकी मरम्मत भी हो जाती है। साइस्मिक आइसोलेशन स्ट्रक्चर, इसमें बिल्डिंग के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से अलग कर दिया जाता है। लेड, स्टील और रबड़ की अलग अलग लेयर्स लगाई जाती हैं ताकि ज़लज़ला आने की सूरत में इमारत इंडिपेंडेंटली मूव कर सके। दोस्तों, जब भी कभी ज़लज़ला आ जाए तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। चंद एक हिफाजती इक़दामात हैं, अगर आप इन पर अमल करेंगे तो ज़लज़ले से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। आप अगर घर के बाहर हैं तो बाहर ही रहें और घर में मौजूद हैं तो घर में ही रहें। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप घर में मौजूद हैं तो कोशिश करें किसी बेड या टेबल के नीचे पनाह लें, और अगर आप घर के बाहर मौजूद हैं तो कोशिश करें ऐसी जगह पर मूव करें जहां पे कोई दरख्त, इमारत और इलेक्ट्रिक पोल ना हो। अगर आप गाड़ी में हैं तो गाड़ी को रोक दें और ऐसी जगह का इंतखाब करें जिसके करीब कोई बिल्डिंग, इमारत या फिर इलेक्ट्रिक पोल वगैरह ना हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।